हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका देव सर कोचिंग क्लासेस में। मैं देवेंद्र सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर के आए हैं 2 नंबर के क्वेश्चन आंसर। जैसा कि हमने इससे पहले सारे वन वर्ड आपके लिए कर दिए हैं, एक वीडियो जो पहले बना चुके हैं उसमें 32 नंबर की ओटी सारी क्लियर हो चुकी है। 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये बेसिकली जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं, सिलेबस जिनके लिए नया है वो ये देख सकते हैं, जान सकते हैं कि ये 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं एक्चुअल में किस प्रकार से पूछे जाते हैं और कैसे हमें आंसर देना है। जिन बच्चों की सप्ली परीक्षा है उनके लिए ये वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपको नॉलेज में ये बेसिकली जो क्वेश्चन है रिपीटेड आते हैं, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अति महत्वपूर्ण इनको कह सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। भारत के किस क्षेत्र को 7 बहनें कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को 7 बहनें कहा जाता है। तो यहाँ पर 7 नाम हम लिख रहे हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, रिपीटेड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 बहनों के नाम से जाने जाने वाले स्थान हैं जो भारत के क्षेत्र हैं। ठीक है, इनको 7 बहनें के नाम से भी जानते हैं। मंडल आयोग क्या है। तो मंडल आयोग 1979 में 1979 में गठित इस आयोग द्वारा जातिगत जो भेदभाव है, जो लोगों में जातिगत भेदभाव किया जाता था उसको दूर करने के लिए आरक्षण तथा कोटा, जो आरक्षण कोटा मिलता है, जो जॉब वैकेंसी या आपके एजुकेशन में जो आपको दिया जाता है, यहाँ पर 27% वो हमने लिखा नहीं, अन्य किताबें जो आप परीक्षा बोर्ड या अन्य देखेंगे तो उसमें 27% आरक्षण का निर्धारण किया गया था, उसकी व्यवस्था की गई थी और यही मंडल आयोग बताया गया है। इसके अध्यक्ष बीपी मंडल जी को कहा गया था। इसके अध्यक्ष किसको कहा गया है, बीपी मंडल जी नाम है इनका, जो अध्यक्ष इसमें गठित किए गए थे। 27% आरक्षण ओबीसी जिसको आप कहते हैं पिछड़ा वर्ग, इनको दिया जाता है और 1979 में ये आयोग गठित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। तो पेरेस्ट्रोइका क्या होता है और ग्लासनोस्त क्या होता है, ये रिपीटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये डिवाइड में भी आ जाता है, शॉर्ट में यदि आप लिखेंगे अलग भाग अलग पैराग्राफ में भी इसको लिखा जा सकता है। यदि इकट्ठा पूछ लिया जाता है तो इकट्ठा इस प्रकार से आपको लिखना है ये। ठीक, तो यहां पर हम देखेंगे 1980 के दशक के अंत में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, तो सोवियत जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंदर ही राजनीतिक सुधार, यहाँ पर जो राजनीतिक सुधार है उनको किया गया। अब यहाँ पर हम इसको सुधार जो हैं वो पहले से बनी हुई पार्टी है उसमें किए गए सुधार हैं, तो यहाँ हम उन सुधारों को पुनर्रचना का नाम भी देंगे। कई सारी किताबों में आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे परीक्षा बोर्ड और भी अन्य किताबें हैं उनमें आपको पुनर्रचना, ये पेरेस्ट्रोइका का मीनिंग बताया जाएगा। पुनर्रचना या दोबारा से उसका निर्माण कर देना या दोबारा से उसको बनाना। तो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही राजनीतिक की सुधार हुए, दोबारा सुधार हुए, आंदोलन था जो कि व्यापक रूप से गोर्बाचेव तथा उनकी ग्लासनोस्त नीति, तो गोर्बाचेव द्वारा किया गया ये सुधार था, गोर्बाचेव द्वारा इसमें राजनीतिक सुधार आंदोलन किया गया। अब यहाँ पर ये हमने जोड़ा हुआ है ग्लासनोस्त नीति, यानी कि इसके बाद जो ग्लासनोस्त नीति नीचे पढ़ रहे हैं हम, वो ग्लासनोस्त नीति से जुड़ा हुआ एक संबंधित ये आंदोलन बताया गया है। ठीक है, अगला हम समझते हैं ग्लासनोस्त क्या होता है। ग्लासनोस्त जो है वो सोवियत नीति थी जिसका लक्ष्य सोवियत रूप के शासकीय संस्थानों तथा क्रियाकलापों में खुलेपन से है। यहाँ पर एक और आपका शब्द ये खुलापन, आप इसको ही समझेंगे, ग्लासनोस्त का मीनिंग होता है खुलेपन से। ठीक है, ग्लासनोस्त का मीनिंग है खुलापन, ये आप कई किताबों में देखेंगे तो खुलापन है उसमें, तो खुलेपन से यानी ग्लासनोस्त। तो कैसा खुलापन, सोवियत नीति की जो नीतियां हैं उसमें सोवियत रूस शासकीय संस्थाएं हो गई, उनके क्रियाकलाप हो गए, जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं और उनकी एक्टिविटियां, वो सभी खुलेपन से पारदर्शिता से इसका प्रयोग करते हैं, इसको प्रोत्साहित करते हैं। तो इनको प्रोत्साहन देना ही, इसको खुलेपन से एक्सेप्ट करना ही वो ग्लासनोस्त कहलाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, हो सकता है थोड़ा सा ये हमने ज्यादा क्वेश्चन हो आपके क्लियर, इसके लिए हमने थोड़ा पास पास लिखा है, स्क्रीनशॉट साफ नहीं आ पाएगा, इसलिए आप हमारे जो वॉइस है उस वॉइस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनिएगा। भारत में सुरक्षा नीति के घटक लिखना है। तो सुरक्षा नीति जो है भारत में, उसके क्या क्या घटक हैं, 4 घटक हमने बताए हैं। पहला, सैनिक क्षमता को मजबूत करना। तो जो आपकी सैनिक क्षमता है, देश की सैनिक क्षमता है, उसको पहले मजबूत किया जाए। कैसे किया जा सकता है,
लेटेस्ट जो हथियार हैं उनको मुहैया करा दिए जाए, उनकी ट्रेनिंग जो बेसिकली जो होती है वो प्रॉपर अच्छी हो, ये ऐसे इनकी क्षमताओं को हम मजबूत कर सकते हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संस्थाओं को मजबूत करना। हमारी कानून व्यवस्थाएं जो हैं, देश की कानून व्यवस्थाएं जो हैं, उनको मजबूती दी जाए, उनको प्रॉपर किया जाए। भारतीय आंतरिक सुरक्षा तथा गरीबी और अभाव से छुटकारा। तो भारत की जो अंदरूनी सुरक्षाएं हैं, सुरक्षा सीमाएं हों, सीमाओं से रिलेटेड हों या अंदरूनी सुरक्षाएं हों जो व्यक्ति मानव विशेष की हैं, उनको मजबूत किया जाए। गरीबी और अभाव, जो देश में गरीबी है, आर्थिक स्थिति से कमजोरियां हैं, वो उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। अभाव यानी कि वही कमी आ रही है यहाँ पर, गरीबी और कमी को दूर किया जाए, इससे छुटकारा दिलाया जाए। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज की क्लास आपके लिए मददगार रहेगी आने वाली सप्ली परीक्षा को पास करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ये आपसे आशा अपेक्षाएं करते हैं। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। @देवेंद्र सर यूट्यूब पर आपको ये चैनल मिल जाएगा। इससे रिलेटेड शॉर्ट्स और वीडियो उस पर और भी अवेलेबल है, आप उनको देख करके अपनी पढ़ाई की एक व्यवस्थित और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। Thank you for watching this video. Thank you very much again.